Hello, dear learners of class 7th. Today I am here with your chapter number 7, that is Weather, Climate and Adaptations of Animal to Climate. This chapter belongs to Unit 3, The World of the Livings. Then the very first thing what we are going to study in this chapter is different elements of weather. Weather के जो भी different elements है उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है. क्लाइमेट ऑफ अर्थ, अर्थ का क्या क्लाइमेट है, कैसे क्लाइमेट अफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. क्लाइमेट ऑफ प्लेस और अ रीजन, किसी जगह और किसी रीजन का क्लाइमेट आपको पढ़ना है. फिर उसके बाद एनिमल एंड देयर अडेप्टेशंस टू क्लाइमेट. तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है. पहला पार्ट जो है आपका वो है वेदर एंड क्लाइमेट, ये आपका पार्ट 1 है इस चैप्टर का. और सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको पढ़ना है अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, ये आपका है पार्ट 2. इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आ जाते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे. उसके पहले हमारे पास है ये गेट रेडी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव है कि आपको वेदर फोरकास्ट देखना सीखना है. ठीक है, तो ये जो सॉल्व्ड एक्सरसाइज है ये ऑलरेडी एक्सरसाइज वीडियो में अपलोडेड है, वहां से आप इसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं. हम आ जाते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कुछ ऐसे दिया गया है कि जो वेदर है हर दिन चेंज होती है, और हम जब सोकर उठते हैं तो हम देखते हैं कि जो मॉर्निंग है वो कैसी है, सनी है. लेकिन उसके कुछ देर बाद कई बार आपको बारिश देखने को भी मिलती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वेदर है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है विद इन द ड्यूरेशन ऑफ अ डे. डे के किसी भी ड्यूरेशन में टाइम टू टाइम वेदर चेंज होती रहती है. और जो हमारी डेली डे टू डे एक्टिविटी है, कई बार वो एक्टिविटीज भी हम वेदर को देखते हुए प्लान आउट करते हैं. जैसे कि अगर आपको पिकनिक पे जाना है, तो पिकनिक पे जाना है तो आप कैसा क्लाइमेट देखेंगे? आप देखेंगे कि जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा कोल्ड हो, क्लाउडी हो, है ना. आप समर में या सनी डे में आप पिकनिक प्लान आउट नहीं करते, है ना. देन इसके बाद अगर आपको शॉपिंग पे जाना है, बहुत अर्जेंट है, तो आप बारिश में जाएंगे, अदरवाइज आप बारिश को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, है ना. तो आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो भी किस पर बेस्ड है? जो वेदर कंडीशन है उस पर बेस्ड है. ठीक है, अब आप जो डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, वो क्यों, है ना, क्यों पहनते हैं हम? व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स विल यू पैक? आप किस तरीके के क्लॉथ्स को पैक करेंगे अगर आप किसी हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने या हॉलीडेज स्पेंड करने जा रहे हैं? तो आप अगर किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो आप पहनेंगे वुलन क्लॉथ्स. क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि हिली एरियाज जो है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है, थोड़ा सा वहां का क्लाइमेट कोल्ड होता है, इसलिए आपको जो वुलन क्लॉथ्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट होगी, है ना. क्योंकि द वेदर कंडीशंस वेरी प्लेस टू प्लेस, जो वेदर की कंडीशंस हैं वो भी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है. वेरी मीन्स डिफर. नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वेदर. आप किसी भी जगह के वेदर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना, वेदर क्या डिस्क्राइब करती है? ये डिस्क्राइब करती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर. किसी भी जगह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन या फिर स्पीड और डायरेक्शन ऑफ विंड, क्लाउड, किसी भी एक जगह का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसी को हम बोलते हैं वेदर. और ये जो सारे फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, क्लाउड्स, ये सभी को हम क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. दिस इज द important point and you can mark this out, that temperature, humidity, precipitation, speed and direction of a cloud, all these are the factors that are known as the elements of the weather, and this is the important part of the chapter. So now we are going to study in detail about the element of these weather. The first element is the temperature.
जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इट इज हाउ हॉट एंड हाउ कोल्ड द प्लेस इज। कोई भी जगह कितनी गर्म या कितनी ठंडी है वो टेम्परेचर बताता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है दिन के अलग अलग पार्ट्स में। जैसे अगर आप बात करें मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग कैसी होती है, ठंडी होती है, कूल होती है, यानी कि मॉर्निंग का टेम्परेचर होता है लो। और वहीं अगर हम नून की बात करें तो नून टाइम में जो टेम्परेचर है वो हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सन है वो हमारे ओवरहेड होता है। इवनिंग की अगर हम बात करें तो इवनिंग थोड़े से लोअर टेम्परेचर की होती हैं, थोड़ा कूल क्लाइमेट होता है, थोड़ा कूल एटमॉस्फेयर होता है। क्यों? क्योंकि सन उस टाइम सेट हो रहा होता है। अब जब हम वेदर फोरकास्ट डिस्क्राइब की जाती है न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में या वेदर रिपोर्ट में, तो वहां पर आपको टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर की जो पिक्चर है वो भी आपको नेक्स्ट पेज पर दी गई है। उसके पहले हम देख लेते हैं, इट इज अ फैक्ट, जो इंडिया है वो एक्सपीरियंस करता है डाइवर्स टेम्परेचर। डाइवर्स टेम्परेचर मतलब कि बहुत सारे टेम्परेचर को, अलग अलग टेम्परेचर। जैसे कश्मीर जो है वो कूलेस्ट प्लेस है इंडिया में, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। देन अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वो है एक हॉटेस्ट प्लेस जिसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 51 डिग्री सेल्सियस। तो ये है फैक्ट। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट पे, जो कि है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे वाटर जो है वापस आता है अर्थ में एटमॉस्फेयर से, और ये पार्ट है वाटर साइकिल का। वाटर साइकिल का पार्ट है प्रेसिपिटेशन। इससे क्या होता है, वाटर कम्स बैक टू द अर्थ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इट ऑल्सो इंक्लूड डिफरेंट फॉर्म्स। इस प्रोसेस से जब वाटर वापस एटमॉस्फेयर से अर्थ पर आता है तो वो कितने फॉर्म्स में आएगा, वो आएगा रेन, स्नो, हेल और स्लीट के फॉर्म में। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली ये भी है कि जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज्यादा चांसेस होंगे रेन के, ठीक है। अब जो अमाउंट है रेनफॉल का किसी भी जगह पे रिसीव, जितनी रेनफॉल होती है उसको मेजर करते हैं किससे, एक इंस्ट्रूमेंट है रेन गेज। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेन गेज क्या है, तो रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या रिकॉर्ड किया जाता है, रेनफॉल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी रिसीव हुई है। इसके बाद जो मोस्ट ऑफ द रेन फॉल इन इंडिया ऑकर ड्यूरिंग मॉनसून। मॉनसून के टाइम पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। इंडिया हेविली डिपेंड्स अपॉन मॉनसून फॉर इरिगेशन इन एग्रीकल्चर फील्ड। आपको पता है इंडिया क्या है, इंडिया की जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर फील्ड के इरिगेशन के लिए जो फार्मर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, मॉनसून में, क्योंकि मॉनसून जो है उसमें मोस्ट ऑफ द रेनफॉल होती है। एडिक्वेट रेन आर एसेंशियल फॉर अस टू गुड क्रॉप हार्वेस्ट, ठीक है। एडिक्वेट मीन्स एक राइट अमाउंट, ठीक है। एक राइट अमाउंट में जो रेन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम एक अच्छी क्रॉप की यील्ड को ऑब्टेन कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, ह्यूमिडिटी है द अमाउंट और द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, ठीक है। यहाँ कंसंट्रेशन के साथ साथ आप अमाउंट भी लिख सकते हैं, है ना। द कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यहाँ एक बात समझने की ये भी है कि ह्यूमिडिटी को जो मेजर किया जाता है उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर। ये भी एक आईएमपी पॉइंट है, इसको भी याद रखिए। तो इट कम्स फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज रिवर। अब ह्यूमिडिटी कहाँ से आती है, जब इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो वाटर है वो वाटर वेपर बन जाता है और इवेपोरेट होता है वाटर बॉडीज जैसे कि लेक्स और रिवर से, तो वो कंडीशन जो है वो ह्यूमिडिटी को प्लेस करती है। अब यहाँ पर आप एक बात और समझिए कि जो ह्यूमिडिटी है, अगर ह्यूमिडिटी जो है वो हायर है कहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन में,
एज द क्लाइमेट रिमेन वार्म, और जो वार्म एयर है कैन होल्ड मोर मॉइस्चर, जो वार्म एयर है वो क्या होल्ड करती है, ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दी हुई है एक एक्टिविटी, यहाँ पे आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है वेदर का डाटा, ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना है डेली न्यूज़पेपर से, और यहाँ पर आपको लिखनी है डेट, डे, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। अभी रेनी सीजन चल रहा है तो रेनफॉल आप आराम से न्यूज़पेपर में वेदर फॉरकास्ट वाले कॉलम में आती है, वो आप वहां से लिख सकते हैं। आप इसको कंप्लीट करिए, बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है ये। इसके बाद हम आ जाते हैं विंड। तो विंड क्या है, मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। अब दो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं विंड को, पहला है स्पीड और दूसरा फैक्टर है डायरेक्शन। स्पीड और विंड जो स्पीड और डायरेक्शन जो है विंड का, वो डिटरमाइन करते हैं विंड को। वेदर जो है अफेक्ट होती है विंड के एक्सपीरियंस्ड से, है ना, किस तरीके की विंड चल रही है उससे वेदर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। विंड रिच इन मॉइस्चर ब्लो फ्रॉम ओशन एंड सी टुवर्ड्स द लैंड। जो विंड मॉइस्चर में रिच है, जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, वो ओशन और सी की तरफ से हमारे पास आती है, और इसी के साथ साथ ये अपने साथ रेन भी लाती है। इन इंडिया ह्यूमिड विंड्स फ्रॉम इंडियन ओशन ब्रिंग रेन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून। जो इंडियन ओशन की तरफ से चलने वाली ह्यूमिड विंड्स हैं, वो साउथ वेस्ट मॉनसून को लेकर के आती हैं, जो इंडियन ओशन की तरफ से चलती हैं, और इसी के साथ शुरुआत होती है किसकी, रेनी सीजन की। और जब रेनी सीजन आता है तो टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा, लोअर। हॉट विंड्स जो चलती हैं फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान टुवर्ड्स द नियर बाय स्टेट्स इन समर। तो ये जो हॉट विंड्स हैं वो कब चलेंगी, राजस्थान की तरफ से चलती हैं, और जो उसके आसपास के स्टेट्स हैं वहां पर समर लेकर के आती है। विंड्स ब्लोन या विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन टुवर्ड्स द प्लेन ब्रिंग विंटर। और जो विंड्स माउंटेन की तरफ से प्लेन रीजन में चलती है, वो क्या लेके आती है, वो लेके आती है अपने साथ विंटर को। और विंटर्स जनरली कैसी होती हैं, कोल्ड। अब विंड को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर, कौन सा मीटर, एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि विंड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम आ जाते हैं इट इज अ फैक्ट पे। तो इट इज अ फैक्ट में दिया गया है लू के बारे में। लू क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डस्टी ड्राई एंड हॉट समर विंड। इट ब्लोज ओवर द वेस्टर्न इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कहाँ से चलती है, वेस्टर्न इंडिगो गैंगेटिक प्लेन्स जो नॉर्थ इंडिया में है वहां से, और रिजल्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ डेथ इंक्लूडिंग ड्यू टू हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत सारी डेथ कब होती है, समर सीजन में, तो उसका एक मेन कारण है लू। इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे अगले फैक्टर पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लाउड। क्लाउड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वेदर का। डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड और उनके मूवमेंट डायरेक्शन को देखते हुए जो साइंटिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट कर देते हैं किसी भी जगह की वेदर की कंडीशन को। और ऐसे साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं वेदर पैटर्न्स और कंडीशंस को और प्रिडिक्ट करते हैं वेदर को, उनको क्या बोलते हैं, मीट्रियोलॉजिस्ट। अब से एक करेक्ट में देखते हैं, मीट्रियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो मीट्रियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ऐसे साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं वेदर पैटर्न, कंडीशन और प्रिडिक्ट करते हैं वेदर को, उनको क्या बोलेंगे हम, मीट्रियोलॉजिस्ट। और ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। They follow scientific process and use various tools to collect data। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये यूज करते हैं बहुत सारी साइंटिफिक प्रोसेसेस को और यूज करते हैं बहुत सारे टूल्स और डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद एनालाइज करके प्रिडिक्ट करते हैं वेदर को। डेटा और इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वेदर इज कलेक्टेड यूजिंग वेदर सैटेलाइट। अब ये जो डेटा है वेदर से रिलेटेड, ये कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, वेदर सैटेलाइट से और इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है।
इसके बाद हम आ जाते हैं क्लाइमेट पे। तो ये भी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पहले देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये यूज किए जाते हैं वेदर के एलिमेंट्स को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। ये है थर्मोमीटर का पिक्चर। देन इसके बाद रेन गेज, देखिए ये है रेन गेज का पिक्चर। देन हाइग्रोमीटर, दिस इज द पिक्चर ऑफ हाइग्रोमीटर। देन एनीमोमीटर विच इज यूज टू मेजर द विंड। तो ये है सारे इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर। अब हम आ जाते हैं क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट बेटा ये जो टॉपिक है ये आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इस टॉपिक से फैमिलियर होंगे ही, है ना। थोड़ा बहुत हम यहाँ साइंस में भी इसको पढ़ेंगे, है ना। अब हम आ जाते हैं कि क्लाइमेट होता क्या है। तो एवरेज वेदर कंडीशन, ठीक है, किसी भी जगह की एवरेज वेदर कंडीशन को हम क्लाइमेट बोलते हैं। और ये वेदर कंडीशन अगर बहुत लंबे समय तक रह जाए तो वो उस जगह का क्लाइमेट बन जाती है। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो इस डेफिनेशन को आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। अब क्लाइमेट जो है डिफरेंट होता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ में, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आपको ये पता है कि अर्थ जो है अपनी ओन एक्सिस पे रोटेट करता है। ये है अर्थ की एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये रिवॉल्व करता है सन के अराउंड भी और रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे। While revolving, the distance between the sun and the earth keep on changing. जब अर्थ जो है सन के इस तरीके से चक्कर लगाता है तो ये जो डिस्टेंस है ना सन और अर्थ के बीच का, ये क्या होता है, चेंज होता है, और ये अफेक्ट करता है क्लाइमेट ऑफ द अर्थ को। और ये जो चेंज है डिस्टेंस में ये अफेक्ट करेगा किसको, क्लाइमेट ऑफ द अर्थ को। इसी के साथ साथ एक मेन फैक्टर है कि अर्थ जो है आप देखिए टिल्टेड है ना। अब जितना हिस्सा सन की तरफ टिल्टेड है उतना हिस्सा क्या एक्सपीरियंस करेगा, समर, और जितना हिस्सा टिल्टेड नहीं है, जो अपोजिट है टिल्ट, वो एक्सपीरियंस करता है विंटर को। तो आपको पता है कि अर्थ जो है वो रोटेट करता है अपनी खुद की एक्सिस पे, जो कि है इमेजिनरी लाइन, और जो अर्थ है वो रोटेट कर, द अर्थ्स रोटेशन इज टिल्टेड। अर्थ की जो रोटेशन है वो टिल्टेड है, और कितने के एंगल पे, कितने डिग्री के एंगल पे, 23.5 डिग्री का एंगल है टिल्टेड होने का अर्थ का। ये भी एक IMP पॉइंट है। इसी के साथ साथ जो रिवॉल्यूशन है अर्थ की अराउंड द सन, और इसी के जो टिल्ट हैं वो वेरियस सीजन को कॉज करते हैं अर्थ पे, ठीक है। अब जितना हिस्सा अर्थ का सन की तरफ है, सन की तरफ टिल्टेड है, वो एक्सपीरियंस करता है समर को, और जितना पार्ट थोड़ा सा दूर टिल्ट है सन से वो एक्सपीरियंस करता है विंटर को। इसी के साथ जो आपका सनसेट और सनराइज है, अर्थ है वो रोटेट करता है वंस इन 24 आवर्स। अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। और दिस कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज द फिनोमिना ऑफ डे एंड नाइट। और ये जो कंटिन्यूअस रोटेशन है अर्थ की वो क्या कॉज करती है, डे और नाइट के फिनोमिना को। अब जो लेंथ है डे की इन द टाइम बिटवीन द सनसेट और सनराइज, ठीक है, जो सनराइज और सनसेट होता है उसके बीच का जो टाइम है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द डे। इसी के साथ अफेक्ट करता है टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग द वेदर ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, वो है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो डिटरमाइन होता है कुछ पॉइंट से, जैसे कि है आपका डिस्टेंस ऑफ सी। कोस्टल एरिया जैसे कि मुंबई, गोवा, ये जो एरिया है, ये एरिया ना तो ज़्यादा हॉट होते हैं ना तो ज़्यादा कोल्ड होते हैं, और जो ह्यूमिडिटी है वो कैसी होगी, हाई होगी कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन कैसे, जैसे कि मुंबई और गोवा क्या है, कोस्टल रीजन है। दीज एरिया हैव मॉडरेट क्लाइमेट, और इन एरिया का क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है। और जो रीजन जो वाटर से
दूर हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली है, वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ठंड है तो बहुत एक्सट्रीम ठंड है, ठीक है, बारिश हो रही है तो वो भी एक्सट्रीम हो रही है। तो ये सारी चीजें डिस्टेंस फ्रॉम द सी होने से अफेक्ट होती है। इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट है ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स जो हैं ब्रिंग वार्म एंड कोल्ड, ओशन करेंट्स ब्रिंग वार्म और कोल्ड वाटर नियर द शोर and influence the climate of that region. Warm water current can raise the temperature. जो warm water currents हैं उससे temperature बढ़ सकता है ना, यानी कि heat up हो सकता है temperature. Whereas the cold water current lowers the temperature. और जो cold water current है उससे जो temperature है वो कैसा होगा, नीचे गिरेगा, यानी कि coldness बढ़ जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है हाइट अबव द सी लेवल। सी लेवल के अबव जो हाइट है, जैसे कि द हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। द हायर वी गो, जितना ऊपर हम जाते हैं उतना कोल्ड होता है। जैसे कि आप किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे ना, तो वो जो हिल स्टेशन है वो सिटीज और टाउन से ज़्यादा कोल्ड होगा। तो ये एक मेन फैक्टर है। डायरेक्शन ऑफ विंड, जो क्लाइमेट है किसी भी जगह का, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की विंड उस रीजन में चल रही है। अगर ह्यूमिड विंड है जो कि सी से लैंड की तरफ जा रही है तो वो क्या लेके आएगी अपने साथ, रेनफॉल को। सिमिलरली अगर हॉट विंड चल रही है प्लेन से तो वो एडजेसेंट एरिया को कैसा कर देगी, हॉट। हिल है या प्लेन है, तो देखो माउंटेन जो है वो रिसीव करते हैं क्या, ज्यादा रेनफॉल, और जो विंड है वो हिट करती है माउंटेन को, जो कॉज करता है रेनफॉल। इसी के साथ साथ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। आपने हीट जोन्स पढ़े हुए हैं, 3 हीट जोन्स हैं, फ्रिजिड, टॉरिड और टेम्परेट। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे बताया है कि जो प्लेस है इक्वेटर के पास, द प्लेस क्लोजर टू द इक्वेटर आर हॉट। ये आपका देखो अर्थ है, ये इक्वेटर की लाइन है। जो इक्वेटर है वो क्या करता है, अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करता है। एक है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो इक्वेटर है ये क्या करता है, डिवाइड करता है। अब जितना एरिया इक्वेटर के पास है वो सबसे ज्यादा हॉट होगा, यानी कि जो आपका टॉरिड जोन वाला एरिया है वो सबसे ज्यादा हॉट होगा। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्ट सन की रेज है वो टॉरिड जोन पे आती है। इसी के साथ जब इक्वेटर से हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें कौन सा जोन देखने मिलता है, थोड़े से ऊपर आपको देखने को मिलेगा टेम्परेट जोन। ठीक है, कौन सा जोन देखने मिलता है, टेम्परेट जोन। तो वो थोड़ा सा जो हीट है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो सन रेज है वो कैसे फॉल करती है, वर्टिकल नियर द इक्वेटर। The rays are not spread apart. Thus, the area near the equator receive the same amount of the sunlight throughout the year. इसलिए जितना एरिया इक्वेटर के पास होता है वो एरिया ज़्यादा हीट को एक्सपीरियंस करता है। अब हमारा जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो है अडेप्टेशन इन एनिमल। ये आपके चैप्टर का पार्ट 2 है। अब हमने पार्ट 1 को एंड अप कर दिया है, हम आ गए हैं पार्ट 2 में। तो एडेप्टेशन जो है कि एनिमल्स अपने आप को उस क्लाइमेट के अनुसार किस तरीके से ढालते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हमको पढ़नी है। तो जो एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी है वो डिफरेंटली मॉडिफाइड है, अडेप्टेड है एक पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए और एक पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें पोलार बियर का, अगर पोलार बियर को आप या पेंगुइन को आप अगर राजस्थान ले जाओ तो वो पेंगुइन सरवाइव कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि जो पेंगुइन है उसकी आदत है एक्सट्रीम कोल्ड में रहने की, और राजस्थान जो है उसकी कंडीशन कैसी है, एक्सट्रीम हॉट। तो पेंगुइन जो है अडॉप्टेड है कोल्ड क्लाइमेट के लिए, अगर आप उसको हॉट क्लाइमेट में ले आएंगे तो वो वहां सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि उसका जो अडेप्टेशन है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, बिहेवियर, जैसा कुछ भी है वो सब क्या है, उस जगह के लिए अडॉप्टेड है।
इसीलिए जो पेंगुइन है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में। तो कहने का मतलब ये है कि इस एग्जाम्पल से आपको समझना है कि अडाप्टेशन होता क्या है। अब मैं यहाँ आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, तो इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि अडाप्टेशन इज अ प्रोसेस of change in the structure, function and behavior of the animal that make it better suitable to survive and reproduce in its habitat. अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए कि जो फिश है वो कहाँ रहती है, पानी में रहती है, और उसके पास क्या है, फिन्स हैं, टेल्स है स्विम करने के लिए, और इसी के साथ साथ उसके पास गिल्स है एक्सचेंज करने के लिए गैसेस को, है ना। अगर यही फिश को हम सोचे कि ये बर्ड के जैसे उड़ने लग जाए, ठीक है, लंग्स से रेस्पायर करे, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके जो फंक्शंस हैं, वो किसके लिए अडॉप्टेड हैं? वो अडॉप्टेड हैं एक्वेटिक हैबिटेट के लिए। तो वो एक्वेटिक में ही रहेगी, पानी में ही रहेगी, वाटर में ही रहने वाली है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझना है। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो इसका जो सब टॉपिक है वो है अडेप्टेशन टू हॉट क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, जो डेजर्ट का इन्वायरमेंट होता है या डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है? हॉट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, वेरी हॉट। और वहाँ पर लिमिटेड रेनफॉल ही होती है, और डे टाइम में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस। और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो रात के टाइम पे ड्रॉप होता है 40 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर रहता है डे में, और जो नाइट है वहां पर जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होकर के -40 डिग्री तक चला जाता है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो एनिमल्स यहाँ पर सरवाइव करते हैं, वो अपने आप को कूल रखने के लिए बहुत ही लिटिल वाटर कंज्यूम करते हैं ना। द एनिमल्स लिविंग हेयर हैव टू कीप देमसेल्व्स कोल्ड एंड ऑल्सो सर्वाइव ऑन वेरी लिटिल वाटर। और इन एनिमल्स में कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं इनको इस हॉट प्लेस में सर्वाइव करने में। ये जो एनिमल्स हैं इनके पास होते हैं लॉन्ग लेग्स एंड टेल्स, लॉन्ग लेग और टेल्स होती हैं। दे लिव अंडर कोल्ड शेडी प्लेस, ठंडी और छांवदार जगह पर ही ये रहते हैं। दे ऑल्सो रेस्ट ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन इट इज हॉट आउटसाइड। और ये जो एनिमल्स हैं ये डे टाइम में रेस्ट करते हैं जब बाहर बहुत गर्म होता है, और ये एनिमल्स रात के टाइम में निकलते हैं जब बाहर जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा कोल्ड हो जाए। और इस टाइप के जो एनिमल्स हैं इनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल। कैसे एनिमल्स बोलते हैं इनको? नॉक्टर्नल एनिमल। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ऐसे एनिमल्स जो एक्टिव होते हैं नाइट के टाइम में और इनएक्टिव होते हैं डे टाइम में, उनको हम कौन से एनिमल्स बोलेंगे? नॉक्टर्नल एनिमल्स। अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं और उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताए हैं। जैसे कि पहला है फेनिक्स फॉक्स। ये जो है बहुत लाइट कलर के कोटेड इसके ऊपर होता है ताकि ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब ना कर पाए। इसके पास होते हैं बिग ईयर्स, जो कि जिसमें होते हैं बहुत सारे ब्लड वेसल्स नियर द सरफेस ऑफ द स्किन। स्किन के सरफेस पे बहुत सारे क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। जब भी एयर ब्लो होती है अक्रॉस द हीट, जैसे ही एयर उसके कान के पास आती है तो उसको जो ब्लड है वो कूल डाउन हो जाता है, उसकी बॉडी का जो ब्लड है वो ठंडा हो जाता है। इसके बाद इसके पास होते हैं थिक फर ऑफ फेनिक फॉक्स ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर। जो इसके थिक फर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं? इंसुलेटर यानी कि हीट को कंडक्ट नहीं करते, है ना, और एक कवरिंग प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द कोल्ड नाइट। देन हमारे पास नेक्स्ट एनिमल है कैमल। ठीक है, यहाँ हम कितने एनिमल्स के बारे में पढ़ चुके हैं? फेनिक्स फॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कैमल के बारे में। तो कैमल जो है वो अडॉप्टेड है डेजर्ट में रहने के लिए। क्यों? क्योंकि कैमल जो है उसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं। ये बिना फूड और
वाटर के सरवाइव कर सकता है बहुत दिनों तक। क्यों? क्योंकि इसके पास होता है एक हम्प जो कि स्टोर करके रखता है फैट को, और जब कैमल को नीड होती है तो ये जो फैट है ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, है ना। तो दिस प्रोवाइड फूड ड्यूरिंग द फूड शॉर्टेज। अब जो कैमल की स्किन है उस पे क्या है, बहुत ही कम स्वेट ग्लैंड्स हैं, जिसकी वजह से स्वेट जो है वो लेस एक्सक्रीट होता है। इसके बाद ये जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये भी बहुत लेस एक्सक्रीट होता है। इसी के साथ कुछ एडॉप्टेशंस और हैं जो कैमल में वाटर कंजर्वेशन को करके रखती है, वाटर को कंजर्व करके रखती है। इन एडिशन कैमल के पास एक और चीज़ है, वो क्या है, आई लैशेज है और ईयर हेयर्स हैं जो कि लॉन्ग है। क्यों लॉन्ग है? क्योंकि जो सन है, जो सैंड है, जो सैंड होती है डेजर्ट एरिया में वो उड़ती है, ठीक है। तो जैसे ही सैंड उड़ती है तो उसके आंख में ना चली जाए, इसके लिए उसके पास लॉन्ग ईयर आई लैशेज हैं और ईयर हेयर्स हैं। They are able to close their nostril to keep sand out whenever there is a sandstorm in the desert. They also have a large padded sole on their feet. These help to distribute the weight all over the large area. And they can walk and run smoothly on the sand without sinking. और इसके जो क्या होते हैं, जो लेग है वो लॉन्ग होते हैं, उसी के साथ इनमें क्या होता है, जो फीट हैं, जो पैडेड फीट हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, ताकि इनका जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और ये अच्छे से स्मूथ वॉक कर पाए सैंड में, बिना सैंड के अंदर धंसे हुए। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट एनिमल जो कि है एडेक्स। ये एक डियर है जो कि कहाँ मिलेगा, सहारा डेजर्ट में मिलता है। इसके जो हूव्स हैं वो स्प्रेड होते हैं, जो हेल्प करते हैं इनको इजीली मूव करने के लिए सैंड पे। इसके पास एबिलिटी होती है जिससे कि ये वाटर जो है ग्रास से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जो ग्रास ये खाता है। अब ये जो है ये पिक्चर दी हुई है, फेनिक्स फॉक्स इस तरीके की दिखती है। कैमल आप सब बचपन से देखे हुए हैं, पिक्चर्स में भी देखा है, रियल में भी देखा होगा। तो ये होता है कैमल, ये होता है एड्रेक्स। तो एड्रेक्स कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद हम बात करते हैं अडेप्टेशन टू एक्सट्रीम कोल्ड। अब ऐसे एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनके अडेप्टेशन के बारे में भी बात करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है पोलर बियर। पोलर बियर के पास क्या होते हैं, थिक वाइट फर होता है। उस फर के अंदर जो लेयर होती है फैट की, उसको हम बोलते हैं ब्लबर। क्या बोलते हैं, ब्लबर। जो बियर है उसके पास थिक लेयर है फैट की, उसकी स्किन के अंदर, उस लेयर को हम बोलेंगे ब्लबर। ये जो ब्लबर है ये हेल्प करती है पोलर बियर की बॉडी को वार्म रखने के लिए, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है हार्श वेदर कंडीशन से। पोलर बियर जो है उसके पास है 2 लेयर्स ऑफ वाइट फर। कितनी लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं वाइट फर की, जो कैमियोफ्लेज करने में हेल्प करती है। कैमियोफ्लेज आपको पता है, आपने 6th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ये ऐसा फिनोमिना है जो एनिमल के कलर को बैकग्राउंड के कलर से सिमिलर दिखाता है, ताकि वो प्रे को इजीली कैच कर पाए या फिर अपने एनिमी से बचे रहें, है ना। तो यहाँ पर भी ये कैमियोफ्लेज करता है अगेंस्ट द वाइट स्नो एंड हेल्प देम टू कैच द प्रे। इसके बाद जो फर है वो ट्रैप करता है एयर को और एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर। देन एज एन इंसुलेटर अगर काम कर रहा है तो एनिमल को ये वार्म रखेगा ही। पोलर बियर जो है बहुत स्लोली मूव करते हैं, ऑफन रेस्ट, बहुत ज़्यादा आराम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को कंजर्व करते हैं। और ये भी एक फैक्ट है, दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली और रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। और इसीलिए भी ये अवॉइड करते हैं ताकि ये ओवर हीटेड ना हो जाए, है ना। फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि स्विमिंग कीप द बॉडी वार्म। They can swim and keep themselves submerged under the water for long time.
ये जो पोलर बियर है ये स्विमिंग करके अपने आप को सबमर्ज रख सकते हैं वाटर में बहुत लंबे समय तक के लिए बाय क्लोजिंग देयर नॉस्ट्रिल, अपनी नॉस्ट्रिल को क्लोज करके ये पानी में पड़े रहते हैं। दे ऑल्सो हैव वेरी कीन सेंस ऑफ स्मेलिंग, इनका जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है वो बहुत कीन होता है और इसको यूज करके वो अपने प्रे की पोजीशन को लोकेट कर लेते हैं जब ये बहुत सारी स्नो की लेयर्स के अंदर होता है तभी भी। देन नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास पेंगुइन। पेंगुइन के पास भी एक थिक स्किन होती है जो प्रोटेक्ट करती है उस पेंगुइन को बहुत ज़्यादा कोल्ड से और वर्क करती है एज एन इंसुलेशन। इसी के साथ साथ जो पेंगुइन है वो भी कैमियोफ्लेज करती है अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड। इसी के साथ इसकी पेंगुइन्स की जो फीट होती है वो कैसी होती है, वेब्ड, और बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन जो हेल्प करती है पेंगुइन को वाटर में स्विम करने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पेंगुइन्स है वो ग्रुप में क्यों घूमती है, वो ग्रुप में इसलिए घूमती है, पेंगुइन के ग्रुप को बोलते हैं हडल, ठीक है। तो पेंगुइन जो है वो ग्रुप में इसलिए घूमती है, क्यों, क्योंकि वो अगर साथ में रहेंगी तो उनकी बॉडी वार्म रहेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे एनिमल्स की, है ना, अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में हमारे पास है सील। सील के पास भी थिक ब्लबर है, थिक ब्लबर है जो प्रोटेक्ट करता है उसको कोल्ड क्लाइमेट से। देन चिंपमुक्स, स्क्विरल्स एंड टर्टल्स हाइबरनेट। हाइबरनेट क्या होता है, लॉन्ग विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन बोलते हैं। तो ये ठंडियों में जब एक्सट्रीम ठंड होती है तो ये बहुत समय के लिए, एक लंबे समय के लिए सो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये ऐसा इसलिए करते हैं क्यों, क्योंकि इनकी जो बॉडी की हीट है वो कंजर्व हो जाए और इससे ये कोल्ड क्लाइमेट को भी अवॉइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड क्या होती हैं, ऐसी बर्ड्स जो फेवरेबल कंडीशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएं। ऐसी बर्ड के एग्जाम्पल हैं साइबेरियन क्रेन जो माइग्रेट करती है भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो कि राजस्थान में है। दूसरी है फ्लेमिंगोज। फ्लेमिंगोज मुंबई आती है महाराष्ट्र में। क्यों आती है, क्योंकि जब पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना तो ये वहाँ सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए ये वहाँ से माइग्रेट करती हैं और माइग्रेट करके ऐसे क्लाइमेट में आ जाती हैं जहाँ पर जो क्लाइमेट इनके लिए सूटेबल है, ठीक है। अब ये जो बर्ड्स हैं ये यूज़ करते हैं अपने फेदर्स को अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देखिए, ये है एग्जाम्पल क्या पिक्चर है पोलर बियर की। ये है पेंगुइन। पेंगुइन ऐसे दिखते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। दिस इज साइबेरियन क्रेन नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड। देन नेक्स्ट इज द अडेप्टेशन टू द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल या टेम्परेट या मॉडरेट क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स के अंदर क्या अडॉप्टेशंस है वो देखना है, और टेम्परेट क्लाइमेट कैसा होता है ये भी हमको देखना है। तो ट्रॉपिकल रीजन कौन से रीजन्स हैं, ऐसे रीजन जो इक्वेटर के आसपास लोकेटेड हैं हम उनको बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। क्लाइमेट यहाँ का कैसा होता है, वेरी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। जितने वेस्टर्न घाट्स हैं इंडिया में वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट in Latin America have tropical climate. In the Western Ghat in the India और tropical rain forest in Latin America, यहाँ पर सब जगह ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही होता है। क्यों, क्योंकि ये जो रीजन्स हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, अ लार्ज वेराइटी ऑफ डेंस ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन आर फाउंड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और बहुत वेराइटी का वेजिटेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, वेजिटेशन जो है बहुत ज़्यादा वेराइटी का है। देयर आर लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स की भी बहुत सारी वेराइटी है। डिफरेंट साइज और डिफरेंट फीचर के फॉरेस्ट अवेलेबल हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। और लार्ज नंबर ऑफ एनिमल ऑल्सो मीन्स दैट द competition for food and shelter is intense। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक लार्ज नंबर ऑफ एनिमल है जिसके बीच में कंपटीशन है फूड और शेल्टर को लेकर के भी। स्मॉल एनिमल्स जैसे कि मंकी, बर्ड, स्नेक
rodents are common in tropical rain forest. ये भी एक important point है कि कितने animals tropical rain forest में आपको commonly देखने को मिल जाएंगे. तो वो है monkey, bird, snake, rodents in common we can see in the tropical rain forest. अच्छा स्टूडेंट्स, जो कुछ भी मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ ये सारी चीजें आप अगर बुक में अंडरलाइन करेंगे तो ऑन गो जब आप रीडिंग के लिए जस्ट अ ग्लैंस बुक भी आप ओपन करेंगे ना तो भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी. तो एज इट इज आप इस चीज को मार्क करते हुए चलिएगा. इसी के साथ साथ एनिमल्स जो यहाँ पर रहते हैं इनके पास यूजुअली क्या होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं और टेल्स होती हैं. अब हम बात करते हैं यहाँ पे रहने वाले एनिमल की. तो एक एनिमल है मंकी. ये कहाँ रहता है, रेन फॉरेस्ट में रहता है. इसके पास लॉन्ग लिम्स होती हैं, टेल्स होती हैं, जिससे कि ये ब्रांचेस पर इजीली मूव कर पाए. ट्री की जो ब्रांचेस है उस पर मूव कर सके और स्विंग कर सके अक्रॉस द फॉरेस्ट. इसके बाद लायन टेल मैकाउज जो हैं वो लिव करते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में. और मोस्टली ये आउटस्टैंडिंग फीचर इज इट्स सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक डाउन टू इट्स चिन. यानी कि अगर उसका फेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसके मेन्स होते हैं और यहाँ पर सिर्फ उसकी आंखें दिखती हैं और मुंह दिखेगा उस मंकी का. बाकी ये पूरा जो एरिया है ये मेन्स यानी कि हेयर से भरा हुआ है. ठीक है, तो ये मंकी का इस तरीके का बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर है. इसी के साथ जो आपके हॉर्नबिल्स हैं, ठीक है, हॉर्नबिल्स की अगर हम बात करें तो ये एक बर्ड होते हैं, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल्स जिसको बोला जाता है. इनके पास होती है लॉन्ग पीक होती है जो हेल्प करती है इनको फ्रूट्स तक रीच करने में, और which are too small to support the bird's weight. Toucans also use their beak to crack the hard nuts. इसी के साथ जो रेड आई फ्रॉग है, ये देखो ये होता है रेड आई फ्रॉग. तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने भी मिलता है कि रेड आई फ्रॉग जो है वो अपनी स्टिकी पैडेड फीट का यूज़ करके ट्री पर क्लाइंब करता है. नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास एलिफेंट. तो एलिफेंट जो है उसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा. इसके पास होते हैं लार्ज ईयर्स जो एलिफेंट को कूल डाउन करके रखते हैं हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में. इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग ट्रंक होती है, ये देखो ये इसकी ट्रंक, सूंड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो स्मेल कर लेती है चीज़ों को. इसी के साथ साथ एलिफेंट के पास होते हैं स्ट्रॉन्ग थर्स यानी कि इसके जो सामने के दांत होते हैं उसको बोलते हैं थर्स, जो प्रोटेक्ट करते हैं एलिफेंट को दूसरे एनिमल्स से. तो यही इसी के साथ ये चैप्टर हुआ एंड. थैंक यू डियर लर्नर्स फॉर staying connected with ScienceWise. Hope you people have enjoyed learning with ScienceWise. For book exercise, you can visit the exercise videos are already uploaded on the channel. Thank you.